हरियाणा में वोटिंग जारी है और जो हमें जानकारी मिल रही है 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा 57% मतदान की सूचना है, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम 39% वोटिंग को लेकर जानकारी हमें मिल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। अभी भी लोग वहां पर कतारों में लगे हुए हैं। गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग हुई है 39%। ये 3 बजे तक के आंकड़े अभी तक जो उपलब्ध हो सके हैं उसके आधार पर जानकारी दी जा रही है। हरियाणा में 3 बजे तक जो मतदान हुआ उसके मुताबिक 49% मतदान 3 बजे तक हुआ है। और यमुनानगर में सबसे तेज वोटिंग को लेकर सूचना है, 57% वहां पर वोट कास्ट कर चुके हैं लोग। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। अलग अलग लोकेशन से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहतक से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, सोनीपत आपको लिए चलेंगे अंकित गुप्ता के पास, पानीपत से नीरज पांडे आपको नजर आ रहे हैं, अंबाला से सचिन कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, वोटिंग को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या सूचना है, क्या कुछ देखा आज आपने? बिल्कुल अखिलेश, अगर हम रोहतक की बात करें तो 50% से ज्यादा मतदान यहां पर दोपहर तक हो चुका है और वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और दोनों ही पार्टियां जो है वो अपने अपने दावे कर रही हैं। मैं रोहतक में हूं, ये कांग्रेस का और खासतौर पे भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में तो कांग्रेस जो है वो एडवांटेज के पोजीशन में दिख रही है। लेकिन जिस जगह पर मैं हूं अखिलेश, अगर यही कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहां पर 2 बूथ हैं, एक बीजेपी का बूथ है, एक कांग्रेस का बूथ है। तो 2 घंटे की तकरीबन वोटिंग बची हुई है, तो 2-3 लोग ज्यादा तो बीजेपी के बूथ पर नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि जो दिलचस्पी है, जो सस्पेंस है, वो तो 8 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन वोटरों में खासा उत्साह नजर आया और जिन वोटरों से हमने बात की वो तमाम जो है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या बदलाव के लिए हो, वो मुद्दों की बात कर रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर जो मौजूदा सरकार है वो अगर रिपीट होती है तो, या जो नई सरकार आती है, बदलाव होता है तो वो काम करे, इन बातों का जिक्र जो है वो कर रहे थे। चूंकि मैं रोहतक में था तो यहाँ पर पलड़ा थोड़ा सा कांग्रेस का भारी नजर आया। जी देखिए, बात दरअसल ये, जैनेंद्र आप भी से जानते हैं, लंबे वक्त से आप भी इलेक्शन कवरेज में जुटे रहे हैं। मुद्दों की बातें तो खूब होती हैं पोलिंग बूथ के बाहर तक, लेकिन जब जनता वोट डालने जाती है तो फिर क्या सोचकर डाल देती है, कई बार पता नहीं चल पाता। सोनीपत चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, वहां से क्या अपडेट है? सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी का हाल में कार्यक्रम भी हुआ था। लेकिन अखिलेश, अगर हम वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सोनीपत में बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत नहीं रहा है और खासतौर पर सोनीपत जो विधानसभा है, जिले के हिसाब से बात की जाए तो वहां पर तो कम प्रतिशत है, लेकिन सोनीपत विधानसभा जहां पर मैं मौजूद हूं वहां करीबन 40% ही वोट हुआ 3 बजे तक। लेकिन मुद्दों की बात आपने की ना, तो मेरे साथ में कई सारे मतदाता हैं जो वोट कर चुके हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या सोच के वोट किया? सर, विकास के लिए वोट किया हमने। तो आप क्या सोच कर? विकास के लिए। कौन करता है विकास? विकास देखो जी, फैसले तो सरकार लेती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है वो लगातार 60-70 सालों से भ्रष्ट हो चुकी है। आपका क्या इशू? इशू यही है, विकास एक मुद्दा है। हम चाह रहे हैं जो भी सरकार है ज्यादा से ज्यादा विकास करे। महिलाओं के लिए क्या इशू है? महिलाओं के लिए सुरक्षा की है कि उनको अच्छी तरह आजादी मिले। बस एक सवाल आप लोगों से ले रहा हूँ, किसान आंदोलन क्या इशू था आप लोगों के लिए? यहाँ पर सड़कें भी काफी जाम रही थी ना, बस किसान आंदोलन का कोई ऐसा मुद्दा आपके लिए? किसान आंदोलन भ्रष्ट ही था, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं था। आपके लिए सर इशू था किसान आंदोलन? ना तो सरकार ने ठीक से समझाया, ना किसानों ने ठीक से समझा, राजनीतिक दलों ने राजनीति की। आपके लिए मुद्दा था? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा था क्या? नहीं जी। तो देखिए अखिलेश, ये वो मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में हम इस वक्त ये कवरेज कर रहे हैं, लिहाजा ये वो राज्य रहा है जहां पर किसान आंदोलन की भी काफी धमक देखने को मिली थी। दिल्ली के बॉर्डर यहाँ से पानीपत चलते हैं, नीरज पांडे वहां पर मौजूद है। नीरज, पानीपत से क्या सूचना आज वोटिंग को लेकर? देखिए, पानीपत में अब तक 50% से ज़्यादा वोट पड़ चुका है। मैं आपको बता दूं अखिलेश, मैं जहां पे हूं पोलिंग बूथ से थोड़ा सा पहले ही यहां पर कुछ लोग बैठे हैं मेरे साथ बात करने के लिए। आप देखिए, ये पानीपत के लोग हैं, तमाम लोगों ने इनसे बात की, बड़ी दिलचस्प बातें निकल कर सामने आई, लेकिन वो बातें लोगों को भी सुनाएंगे कि लोग सोचते क्या हैं, समझते क्या हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। सर, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। इस चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के क्या अहम मुद्दे हैं? अहम मुद्दे तो ये है कि जो बीजेपी की सरकार है वो बेस्ट है। पिछले अगर 10 साल का देखा जाए
तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को नौकरी बिना किसी खर्ची और पर्ची के दी है। ठीक है, अब जरा अंबाला भी कांग्रेस चलते सरकार हैं। में सचिन वहां पर मौजूद हैं। सचिन, आज छिटपुट हिंसा की खबरें भी कई जगहों से आई, जैसे हिसार में भी पता चला था कि पोलिंग बूथ के बाहर भिड़ंत हो गई थी लोगों की। जी देखिए, हिंसा की खबरें ज़रूर आई हैं, झड़पें हुई हैं कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच, पर फिलहाल बाई एंड लार्ज जो है पोलिंग जो है वो पीसफुल है हरियाणा में, कुछ एक घटनाओं को अगर छोड़ दें। पर मैं अम्बाला कैंट में हूँ इस वक्त। अम्बाला कैंट में पोलिंग परसेंटेज जो है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 49% है। कुछ एक वोटर्स हैं जो वोट करके आए हैं। आप वोट कर आए हैं, क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर वोट किया है आपने? सर, यहाँ का अम्बाला का एक तो विकास होना चाहिए। बच्चे जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। बच्चे परेशान है, पढ़ लिख कर बेले बैठे हुए ऐसे ही, ये काम तो होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि रोजगार भी इस बार एक बड़ा मुद्दा है। इसके आधार पर भी वहां पर जनता वोट डाल रही है। वोटिंग के बीच हरियाणा में हंगामे की भी तस्वीरें सामने आई। हिसार के एक गांव में वोटिंग के दौरान बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ के समर्थक भिड़ गए। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। समर्थकों में लात घूंसे चल गए। वहीं नूह में समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। तो दोनों जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरीके की भिड़ंत हुई है। छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। हिसार में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ के समर्थक भिड़े, लात घूंसे तक चले। नूह की बात की जाए तो यहां तो पत्थरबाजी भी हो गई। ये देखिए, दोनों तस्वीर आपके सामने है। तो पोलिंग बूथ के अंदर या बाहर इस तरीके की तस्वीरें लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए ठीक नहीं। वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया होती है इससे बाधित होती है। जिस तरीके के हालात यहां पर नजर आए इन दो जगहों पर। हंगामे पर बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत की। आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थकों ने बोगस वोटिंग की, जिसका विरोध करने पर कांग्रेसी समर्थकों ने हमारे पोलिंग एजेंट और आईएनएलडी के पोलिंग एजेंट को खूब पीटा। इस बात को लेकर के विवाद है। कांग्रेस पार्टी के गुंडा तत्व हैं जो बोगस वोटिंग करवाना चाहते हैं। हमारे पोलिंग एजेंट को इन्होंने मार पीट करके और बुरी तरह से घायल करके उसको बाहर फेंक दिया। उसको अस्पताल ले जाया जा चुका है। अब आईएनएलडी का जो यहाँ पोलिंग एजेंट है उसको भी मार पीट करके उसके सर पर आपके सामने लाठी मारी है। और ये एक तरफा बोगस पोलिंग करना चाहते हैं। और पुलिस प्रशासन जो है जिस तरह से इस कार्रवाई करनी चाहिए, इनको रोक नहीं पा रहे हैं। हरियाणा में अभी लगभग 2 घंटे का मतदान बाकी है, लेकिन खत्म होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं जीत उनकी होगी, तो मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कायम रहेगी। हमने हरियाणा प्रदेश को मजबूती से पिछले 10 वर्षों में गति से आगे बढ़ाया है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं और हम आने वाले समय के अंदर भी और मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है कि जितना काम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर किया है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियां आ जाएं वो भी नहीं कर सकती इतना काम। इनका नकाब उतर चुका है। हरियाणा के लोग तो इनको नजदीक भी नहीं लगने देंगे। इनका सुपड़ा साफ करके गिरने वाले हैं। तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूं। एक तरफा सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार, भारी बहुमत से सरकार। कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था है। ऐसा प्रतीत होता सरकार ही नहीं। मैंने पहले कह दिया था, लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी लोकसभा में हाफ हुई, विधानसभा में साफ है। बड़ी खबर आ गई है दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़ लिए। अगर पैर पकड़ने से आप बड़े होते हैं तो मैं पैर पकड़ता हूं, यह कहा सौरभ भारद्वाज ने। एलजी साहब के पास चलकर बस मार्शलों को नौकरी दिलाइए, यह बात कही गई सौरभ भारद्वाज की तरफ से। और विजेंद्र गुप्ता के पैर ही पकड़ लिए उन्होंने। देखिए तस्वीर, यह है सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के एमएलए हैं। हमारे साथ इस वक्त दीपक रावत जुड़ गया, हमारे सहयोगी। दीपक, दिल्ली की सियासत से अजब गजब तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अब एक मंत्री महोदय सौरभ भारद्वाज पैर में गिरे हुए हैं, बीजेपी के जो एमएलए हैं उनके पैर में। जी बिल्कुल, ये उस वक्त की तस्वीर है जब विजेंद्र गुप्ता
सचिवालय से दिल्ली उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ निकल रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायकों को ये कहना है कि विजेंद्र गुप्ता और बाकी बीजेपी के विधायक जो है वो उनके साथ एलजी दफ्तर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो उनकी गाड़ी में बैठकर एलजी के दफ्तर जाने को तैयार है और वो बैठ भी गई थी उनकी गाड़ी में, तो उस दौरान तमाम विधायकों ने विजेंद्र गुप्ता को कहा कि वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर जाएं। हालांकि उसके बाद विजेंद्र गुप्ता और आतिशी एक ही गाड़ी में बैठकर एलजी के दफ्तर गए, वहां मुलाकात की और उसके बाद भी अब आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि एलजी आम आदमी पार्टी के विधायकों से नहीं मिले हैं, वो जबकि मिलने आए थे, मुलाकात करना चाहते हैं और जो बस मार्शल की नौकरी है उसको लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, उसी को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर जो सामने आई, सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता का पैर उन्होंने पकड़ लिया है, बिल्कुल साष्टांग दंडवत जमीन पर लेटे हुए हैं और इस तरीके से विजेंद्र गुप्ता का पैर उन्होंने पकड़ा। विजेंद्र गुप्ता जो कि मोबाइल पर किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके चरणों में गिर पड़े दिल्ली सरकार के मंत्री हैं ये सौरभ भारद्वाज। तो विजेंद्र गुप्ता के पैर उन्होंने पकड़ लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैर पकड़ने से आप बड़े होते हैं, मैं पैर पकड़ता हूं। तो राजनीति में दरअसल संकेतों के बड़े मायने मतलब होते हैं दीपक, और ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस तस्वीर की बड़ी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री भी जानते हैं क्योंकि 3-4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होना ही है और चुनाव से पहले बस मार्च का ही मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। आप ये समझिए कि हजारों लोगों के घर जो है वो इसी नौकरी से चलते हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो नौकरी देना चाहते हैं लेकिन एलजी दे नहीं रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने ही इन्हें अस्थायी तौर पर रखा था और बाद में निकाल दिया और अब परमानेंट नौकरी देने के बहाने इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो दोनों पर ही राजनीति का आरोप लग रहा है और आज की जो ये जिस तरीके से तस्वीर है, ये जो तस्वीर है दीपक, मुझे लगता है इसके जरिए आम आदमी पार्टी एक संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि देखिए हम तो पैर में गिरकर जनता के काम करना चाह रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले करने नहीं देते। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने लाने की कोशिश है क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगातार यही आरोप रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार होने चाहिए वो है नहीं। एलजी के थ्रू ही कोई भी काम हो पाता है और एलजी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार, इसलिए बीजेपी के विधायकों को इस तरीके से इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीर है जाहिर तौर पर इसके कई मायने मतलब हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबर है, दीपेंद्र हुड्डा की रैली में महिला से छेड़छाड़, कांग्रेस की समर्थक महिला से छेड़खानी की घटना सामने आई है। कुमारी सैलजा ने की है कार्रवाई की मांग। महिला से छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा की रैली हो रही थी, वहीं पर एक महिला के साथ छेड़खानी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा की रैली में महिला के साथ छेड़खानी की खबर, कांग्रेस की समर्थक महिला से यह छेड़खानी की गई है। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोहनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात ये है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। डीआरडीओ की एक कामयाबी की कहानी दिखाते हैं। डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ कई अलग अलग हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। कामयाबी की एक और इबारत डीआरडीओ ने लिखी है, आप देखिए, बहुत ही कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह दरअसल डिफेंस सिस्टम है, यानी एक साथ कई अलग अलग हमलों को नाकाम कर सकता है। ये सीरिया लेबनान बॉर्डर पर युद्ध क्षेत्र में लिए चलते हैं, जहां इजरायल का हमला लगातार जारी है। इजरायल ने 4 दिनों में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लड़ाके मार दिए हैं। इजरायल ने बेरूत के दाहिद इलाके में आज बड़ा हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। तो दाहिद में इजरायल का हवाई हमला,
इजराइल मौत बनकर मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडरों और उनकी हमले की प्लानिंग करने वालों पर। इस वक्त मैं दाहिए इलाके के उस बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर पहले एक जोरदार एयर स्ट्राइक किया गया है। ये देख सकते हैं आसपास की सभी बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से गाजा पर इजराइल के हमले हुए हैं उसी तरह से बेरूत की राजधानी के बगल में बिल्कुल सटे हुए दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ में जहां पर उनके सपोर्टर रहते हैं वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप, आसपास के बिल्डिंग के तमाम इलाकों को मलबे में बदल दिया गया है और ये डिस्ट्रक्शन की पूरी तस्वीर जो है ये लगभग ऐसे लग रहा है कि कम से कम 400-500 के रेडियस में जितनी भी बिल्डिंगें थी उनको तबाह किया गया है। अभी भी यहाँ से आग की लपटें, धुएं की लपटें निकल रही हैं। आसपास का पूरा इलाका ये खाली है, लेकिन असली वजह ये है कि इसे इजराइल ने पहले ही वार्निंग देकर कह दिया था कि यहाँ से तमाम लोग बाहर चले जाएं। यहाँ आसपास के जितने भी ये फ्लैट्स दिख रहे हैं यहाँ लोग नहीं रहते हैं, मगर जहाँ जहाँ कमांडर्स के या फिर हिजबुल्लाह से जुड़े प्रोमिनेंट लोगों के होने की खबर मिलती है वहाँ पर इसी तरह से इजराइल ड्रोन से एयर स्ट्राइक करता है। और इस स्ट्राइक से देखिए जो मिसाइल दागी गई है वो इतनी पावरफुल थी कि उसने आसपास की बिल्डिंगों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ज़मींदोज कर दिया। और जो बिल्डिंगें बची भी हैं यहाँ पर ये सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं और ये बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है। यहीं से सारा सपोर्ट मिलता है, यहीं से सारा सपोर्ट मिलता है। ये दुकान लग रही है कोई, शायद यहाँ पर बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस जो हैं उसका एक स्टॉक था बहुत बड़ा, और हो सकता है ये गाड़ी के भी परखचे उड़ गए। ये देखिए बगल में गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जितना भी सारा इलाका है इस इलाके को एयर स्ट्राइक के ज़रिए ख़त्म किया गया है। थोड़ा आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके पिछली साइड का एक चौराहा है और ये चौराहा और ये चौराहा और ये चौराहा, यहाँ से देखिए इस पूरे बिल्डिंग के आसपास इस चौराहे तक जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको नुकसान पहुँचाया गया है। और यहाँ ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कमांडर हो सकता है, उसको टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। ये देखिए पीछे की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो इजराइल रुक कर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जगह जगह पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। और लगता ये है कि जल्दी ही ये पूरा दाहिया इलाका बदल जाएगा एक तरह से मलबे के ढेर में। ये बड़े डिस्ट्रक्शन की वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले एक एयर स्ट्राइक से हुआ है। लेकिन इस तरह के हमले और भी दाहिए इलाके में हुए हैं और कई प्रोमिनेंट लीडर जो हिजबुल्लाह से जुड़े हैं वो मारे जा रहे हैं। और इस तरह का सिलसिला पिछले 10 दिन से जारी है और आगे भी ये लगता है रुकने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि एबीपी न्यूज़ आपको हर पल इस पूरे डिस्ट्रक्शन की तस्वीर जब भी ये मौजूद रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। इजराइल युद्ध क्षेत्र से कूटनीति के मैदान तक हर जगह लेबनान और ईरान से लड़ रहा है। इसीलिए ईरान के प्रमुख खामेनेई के बयान पर इजराइल के प्रवक्ता गाय नीर ने पलटवार किया। एबीपी न्यूज के नेशनल ब्यूरो हेड आशीष कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में गाय नीर ने कहा, आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह को राजनीतिक संगठन बताना बचकाना है। गाजा में हमास लोगों को मार रहा है और अपने ही लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। ईरान पूरे पश्चिमी एशिया के लिए खतरा बन गया है। युद्ध क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर भी इजरायली प्रवक्ता गाय नीर ने कहा, यह उनके लिए महत्वपूर्ण मामला है। सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन गाजा लेबनान में रिपोर्टिंग करना खतरनाक है। सुनिए आप ये बातचीत। To ask you is that as Israel carried out yet another attack in Lebanon, we were told that the new chief of Hezbollah was also eliminated. So one thing, if you can please confirm to us that his elimination was ascertained or not. And secondly, I would also like to ask your response on what the Iran's supreme leader Khamenei said. He hailed the attack over Israel, and secondly, he also said that if need be, we'll carry out more such attacks. Of course he hailed the attack on Israel. It's in the Iranian charter to bring to the elimination of Israel. The only country in the UN that outright says that they want to eliminate another country is Iran. Iran has been conquered by a terrorist regime in 1979.
And ever since then, they've been spreading their terror of hate across our region. Confirming or not confirming the recent attack on Safidin, we're looking into it. I hope that all terrorists find their death very soon. Whether I can confirm, I can't confirm right now. Hopefully we'll know very soon. Iran's ambassador did speak to ABP News, and he said that we support Hamas and Hezbollah. Israel has been presenting them wrongly. Hamas is a resistance force. Hezbollah is a political outfit. And I saw Khamenei also saying that we are supporting them and we will continue our support to both the outfits. Of course they support them. Iran is a terrorist country. Of course they support terrorist organizations that they have sustained and financed and armed for years. When you have a terrorist country, you need to deal with it accordingly. Iran needs to be sanctioned. Iran cannot be a world player. They are posing their threat not just at Israel, but the entire stability of West Asia region and the world. It doesn't surprise me that they're backing up Hamas, which is a terror organization that has taken over Gaza and holds its own people captive, including over 100 Israeli civilians as hostages. It doesn't surprise me that they're backing Hezbollah, which is a terror organization. The fact that they're saying that it's a legitimate force, that's bullshit. This is out of concern. We have several colleagues working there in the war zone. I have my colleague, Mr. Jagvinder Patyal, who has been reporting from Lebanon, and he was just day before yesterday at the site where it was said that the new chief of Hezbollah was also eliminated. While he was reporting there, suddenly a fossil blew up from there. We saw a Syrian anchor losing her life just 2 days yesterday. Is this also a cause of concern for the government of Israel? Anything that can be done to ensure safety and security of the journalists there? Okay, so safety of journalists and all civilians, whether they're Israeli or non-Israeli, in Israel is its utmost concern for us. In Israel, the target right now, when we're talking about Iran, is from the sky. So that's why we have safe shelters all over Israel. If you're going to a land war zone like Lebanon, or like Gaza, or like Syria, that's more dangerous and you should be very careful. Not something like that we can see within Israel.